हेलो स्टूडेंट्स। तो बच्चों, आज हम फिर आपके सामने आ चुके हैं और आज हम एक बड़ा ही यूनिक और बड़ा ही स्पेशल टॉपिक लेके आए हैं जो मेरा खुद का बहुत फेवरेट है। वो है बेटा नेशनलिज्म इन इंडिया। हाँ, बिल्कुल सही बेटा। तो ये हमारे हिस्ट्री क्लास 10th का एक चैप्टर है। तो ये आज हम ये चैप्टर को बहुत ही क्विकली जो है वो कंप्लीट करने वाले हैं। ठीक है, तो चलेंगे बेटा। आज की वीडियो में जो भी रहेगा वो इस चैप्टर का एक पूरा क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में एक क्विक रिवीजन रहेगा आपके लिए। तो इसको आप थोड़ा ध्यान से देखेंगे। सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट लगभग मैं इसमें इंक्लूड करने की कोशिश करूँगा। चलिए तो बेटा हम ये वीडियो स्टार्ट करते हैं, इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, और ईयर जो रहेगा बेटा वो हम स्टार्ट करेंगे 1915 से। ठीक है, 1915 से। देखिए 1915 में क्या आता है, तो एक डेट आती है 9 जनवरी 1915। ठीक है बेटा, इसमें क्या होता है कि ये वो डेट है जब गांधी जी जो हैं, गांधी जी रिटर्न होते हैं, रिटर्न्ड फ्रॉम साउथ अफ्रीका। ठीक है बेटा, तो 9 जनवरी 1915 को वो डेट होता है जब गांधी जी जो होते हैं वो साउथ अफ्रीका से वापस भारत को आते हैं। ठीक है, इसलिए बेटा 9 जनवरी को हर वर्ष जो है हम इस दिन पर भारतीय प्रवासी दिवस जो है वो मनाते हैं। ठीक है, फिर 1915 के बाद एक डेट आती है 1916। तो ये अगर आप नोट करना चाहें तो 1916 में लिख देंगे कि जो बाल गंगाधर तिलक होते हैं, बाल गंगाधर तिलक जी जो हैं वो 1916 में स्टार्ट करते हैं होम रूल लीग मूवमेंट। होम रूल लीग मूवमेंट जो है वो स्टार्ट किया जाता है बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। और कब किया जाता है? 1916। अब यहाँ पर कोई कंफ्यूजन नहीं रखेंगे बेटा। जो बाल गंगाधर तिलक ने जो होम रूल लीग स्टार्ट किया वो उन्होंने स्टार्ट किया था अप्रैल में। ये इन्होंने कब स्टार्ट किया था बेटा? अप्रैल में स्टार्ट किया था। और कहाँ से स्टार्ट किया था? तो ये बेलगाम से इन्होंने स्टार्ट किया था। क्यों? क्योंकि 1916 में ही सितंबर 1916 में एक व्यक्ति और थे जिन्होंने होम रूल लीग मूवमेंट स्टार्ट किया था। तो कभी पूछे आपसे कि होम रूल लीग मूवमेंट बाल गंगाधर तिलक के अलावा और किसने स्टार्ट किया था, तो बेटा 1916 में ही, लेकिन सितंबर 1916 में एनी बेसेंट ने स्टार्ट किया था। बेटा ये एक ब्रिटिशर महिला थी जो एक सोशलिस्ट थी, एक एक्टिविस्ट भी थी। ठीक है, तो इन्होंने जो है होम रूल लीग मूवमेंट उन्होंने स्टार्ट किया था इंडिया के लिए। और ये इन्होंने किया था मद्रास से, जो आज का आंध्र प्रदेश है। ठीक है बेटा, तो इन्होंने स्टार्ट किया था। अच्छा, बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट, इन दोनों लोगों ने ये होम रूल मूवमेंट स्टार्ट किया क्योंकि ये चाहते थे कि भारत में अपना खुद का स्वशासन रहे। ठीक है, इसलिए इन्होंने स्टार्ट किया था। क्योंकि अब इस डेट तक आते आते इनको, बाल गंगाधर तिलक को और बाकी लोगों को लगने लगा था कि जो ब्रिटिशर्स हैं वो जो है बहुत ज़्यादा ही ज्यादती कर रहे हैं और जो है वो एक तरीके से इंडिया को और ज़्यादा कैप्चर करने की कोशिश में हैं और हमको बिल्कुल भी अभी फ्रीडम देने की किसी हालत में वो नहीं दिखते आ रहे थे। तो इसलिए बाल गंगाधर तिलक ने उन ब्रिटिशर्स के खिलाफ जो है ये मूवमेंट को स्टार्ट किया था। ईयर कौन था? 1916। इसके बाद से ईयर आता है बेटा 1917। और आप सभी को पता है कि 1917 में क्या होता है, तो ये होता है चंपारण सत्याग्रह होता है। चंपारण सत्याग्रह होता है। ठीक है बेटा, तो और ये कहाँ से होता है? ये चंपारण सत्याग्रह होता है बिहार से। चंपारण सत्याग्रह कहाँ से होता है? तो ये होता है बिहार से। ठीक है, अगर बात कर बेटा ये चंपारण सत्याग्रह किसके द्वारा जो है वो कौन इसके मतलब लीडर होते हैं, तो ये यहाँ पर आप सभी को पता है कि इस मूवमेंट के लीडर होते हैं महात्मा गांधी जी। ठीक है, महात्मा गांधी जी। ठीक है, अब अगर आपसे पूछे कि चंपारण सत्याग्रह क्यों शुरू हुआ,
तो सुन लीजिएगा बेटा, चंपारण सत्याग्रह एक्चुअली क्या होता था, ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी हमारे देश में, ईस्ट इंडिया कंपनी जो ब्रिटिशर्स के समय पर थी, तो वो जो है वो बहुत ही मतलब अन्यायपूर्ण तरीके से यहाँ पर किसानों को, और ख़ास करके जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट वगैरह थे, और ईस्टर्न मतलब यहाँ बिहार वगैरह और वेस्ट बंगाल वगैरह, इन सब एरियाज में ज़्यादातर जो है वो जाति करते थे किसानों पर, ठीक है। और किस प्रकार का एक्चुअली क्या होता था कि जो ब्रिटिशर्स थे या जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, ठीक है, वो बहुत ही ज़्यादा मात्रा में वो इंडिगो, नील जो है वो एक्सपोर्ट किया करते थे, उनका मुख्य बिजनेस रहता था। अब इस एक्सपोर्ट के डिमांड को फुलफिल करने के लिए वो क्या करते थे कि वो इंडिया के जो पीजेंट्स थे, जो यहाँ के किसान थे, उन पर जबरदस्ती दबाव बनाते थे कि वो अपनी खेत पर इंडिगो की प्लांट लगाएं, है ना, इंडिगो की फार्मिंग करें, उनकी इच्छा हो चाहे ना हो, उनको ये इंडिगो फार्मिंग करना है। और एक्चुअली बेटा ये जो चंपारण सत्याग्रह है इसके बारे में पूछा जाता है, तो आप एक बात और नोट कर लेंगे कि चंपारण सत्याग्रह जो है ये किसके खिलाफ होता है, तो ये होता है आपका इंडिगो फार्मिंग के खिलाफ, ठीक है। ये किसके खिलाफ होता है, ये होता है इंडिगो फार्मिंग के खिलाफ। तो लिख लेंगे इट इज अगेंस्ट इंडिगो फार्मिंग, ठीक है बेटा। और इसको कहते हैं तिनकठिया सिस्टम भी इसे कहते थे, तीन कठिया सिस्टम भी इसके कहते थे। तो तीन कठिया सिस्टम के अगेंस्ट या फिर इंडिगो फार्मिंग के अगेंस्ट जो है वो ये सत्याग्रह हुआ था 1917 में, बिहार से हुआ था, गांधी जी ने इसका नेतृत्व किया था। बेटा ये तीन कठिया सिस्टम क्या है, एक्चुअली जानते हैं आप कि इसमें इस सिस्टम के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी ने ये मैंडेटरी कर रखा था कि अगर किसी के पास 3 कट्ठा जमीन है, अगर किसी के पास 20 कट्ठा जमीन है, ठीक है, 20 कट्ठा जमीन है, तो फिर उसमें से 3 कट्ठे पर इनको क्या करना होगा, इंडिगो की फार्मिंग करनी होगी। इंडिगो की फार्मिंग करनी होगी, मतलब अगर 20 पार्ट जो लैंड है उसमें से 3 पार्ट पर इंडिगो की फार्मिंग करनी होगी, और जो रेट ईस्ट इंडिया कंपनी डिसाइड करेगी उस पर इनको देना ही है। तो पहले तो मजबूरी है कि आपकी इच्छा हो चाहे ना हो खेती करनी है, और उसके बाद से जो रेट वो डिसाइड करेंगे उसी रेट पे आपको बेचना है। इसके वजह से जो पीजेंट्स थे उनके लाइवलीहुड पे बहुत ही ज़्यादा एडवर्स इम्पैक्ट पड़ रहा था, ठीक है। तो इसके विरोध में फिर गांधी जी ने 1917 में चंपारण सत्याग्रह बिहार से शुरू कराया था, ठीक है। तो आई होप आपने रीज़न और ईयर दोनों ही ध्यान से नोट किया होगा। फिर बेटा 1917 के बाद आप लिखेंगे 1918। अब देखिए 1918 में बेटा 2 चीज़ें होती हैं, 1918 में 2 चीज़ें होती हैं। पहला है वो है अहमदाबाद मिल स्ट्राइक, कि अहमदाबाद में एक मिल स्ट्राइक होता है, ठीक है। और दूसरा 1918 में जो ही है वो होता है खेड़ा सत्याग्रह, ठीक है। तो अहमदाबाद मिल स्ट्राइक सुन लीजिएगा, ये क्या होता है, गुजरात के अहमदाबाद में कुछ एक मिल में कुछ मजदूर जो हैं वो हड़ताल पर उतर आते हैं, ठीक है। एक्चुअली इन मजदूरों को हड़ताल पर उतारा गांधी जी ने ही था। समस्या क्या थी यहाँ पर कि जो मजदूर थे वो 35% का हाइक चाहते थे, है ना, लेबर वेजेस में, मतलब कि जो उनकी दिहाड़ी थी उसमें वो 35% का इंक्रीमेंट मांग रहे थे। लेट्स सपोज कि अगर किसी का दिहाड़ी प्रतिदिन का 100 रुपया था तो वो कह रहे थे कि अब उसे 135 रुपये किए जाएं। तो ये जो 35% का हाइक था वो उनके दिहाड़ी में जो वहाँ के मजदूर थे मिलकर वो मांगते थे, ठीक है। और जो ओनर थे, जो उस मिल के ओनर थे, वो इसके अगेंस्ट थे, वो इस बात के लिए राजी नहीं थे। फिर ये बड़ी समस्या थी लेबर के द्वारा, तो फिर गांधी जी ने वहाँ के जो लेबर थे, उस मिल के जो लेबर थे, उनके साथ मिलकर क्या स्टार्ट कर दिया, स्ट्राइक शुरू कर दी, हड़ताल शुरू कर दी, ठीक है। यहाँ पर गांधी जी ने हड़ताल शुरू कर दी। इसके बाद से ये कहा जाता है बेटा कि ये जो अहमदाबाद मिल स्ट्राइक था ये गांधी जी का पहला हंगर स्ट्राइक था, ठीक है। तो ये फर्स्ट
हंगर स्ट्राइक भी था गांधी जी का इंडिया में, ठीक है, ये भी बात आपको याद रखनी है, फर्स्ट हंगर स्ट्राइक ऑफ गांधी जी इन इंडिया, ठीक है ना। तो ये थी आपकी अहमदाबाद मिल स्ट्राइक। बाकी 1918 में ही गांधी जी के ही नेतृत्व में होता है खेड़ा सत्याग्रह। तो ये दोनों ही चीज़ों का नेतृत्व जो है वो गांधी जी ने किया हुआ है। और देखेंगे खेड़ा सत्याग्रह में क्या होता है कि खेड़ा सत्याग्रह में जो किसान होते हैं वो गांधी जी के नेतृत्व में ये सत्याग्रह करते हैं और ब्रिटिशर्स के खिलाफ करते हैं। और ये सत्याग्रह किस लिए होता है, तो ये किसानों के द्वारा होता है रिवेन्यू टैक्स को माफ करने के लिए, जो लगान हुआ करता था बेटा उसको माफ करने के लिए, क्योंकि इस ईयर में भारत में बहुत ज़्यादा क्रॉप फेलियर हो रखा था, है ना। जो फसलें थी वो बहुत ज़्यादा जो थी वो खराब हो चुकी थी, बहुत ज़्यादा वो उनकी उपज जो नहीं थी, ठीक है। अब इस कंडीशन में जो किसान थे वो चाहते थे कि उनका जो लगान है, उनका जो रेवेन्यू टैक्स है उसको माफ़ कर दिया जाए, ठीक है। और ब्रिटिशर्स इसके बिल्कुल भी फेवर में नहीं थे। तो इस वजह से वहाँ के जो गुजरात में खेड़ा जो रीजन था, गुजरात में खेड़ा रीजन के पीजेंट्स को ये सत्याग्रह करनी पड़ी। और इस सत्याग्रह का नेतृत्व भी किसने किया था, गांधी जी ने किया था, ठीक है बेटा। तो ये फिर था 1918। और 1918 के बाद अब हम चलते हैं आगे की तरफ। और 1918 के बाद अब जो ईयर आएगा वो आएगा 1919, ठीक है। अब सुनिएगा 1919 बेटा, 1919। तो 1919 में मंथ था बेटा फरवरी का, ठीक है। मंथ था कौन सा, फरवरी का। और फरवरी 1919 था। फरवरी 1919 में गांधी जी क्या करते हैं, गांधी जी सत्याग्रह सभा का फॉर्मेशन करते हैं। गांधी जी सत्याग्रह सभा का फॉर्मेशन करते हैं। कब होता है बेटा, फरवरी 1919 में। एक्चुअली क्या होता है कि भारत में एक कानून आ रहा होता है, ठीक है। भारत में ब्रिटिशर्स के द्वारा एक कानून आ रहा होता है और उसी कानून के विरोध में फरवरी 1919 में गांधी जी जो है वो सत्याग्रह सभा रखते हैं, ठीक है। अब क्या होता है बेटा कि ईयर होता है कौन सा, ईयर होता है मार्च, ठीक है। मंथ होता है मार्च और ईयर है 1919। अब जिस एक्ट के खिलाफ ये सत्याग्रह सभा शुरू किया था वो कानून, वो एक्ट जो है वो भारत आ जाता है। और मार्च 1919 में वो जो भारत आता है एक्ट, उसका नाम होता है रॉलेट एक्ट। क्या नाम होता है, रॉलेट एक्ट। एक्चुअली बेटा ये रॉलेट एक्ट का नाम सुन लीजिएगा, इसे नो अपील नो दलील वो नो वकील या फिर काला कानून भी इसी को कहते हैं। तो ये तीनों नाम आपको याद रखने हैं। बाकी रॉलेट एक्ट बड़ा फेमस है, मार्च 1919 में आता है। और इसी का विरोध करने के लिए फरवरी 1919 में एक महीने पहले जो है गांधी जी सत्याग्रह सभा का आयोजन करते हैं। अब सुनिए ये रॉलेट एक्ट का विरोध क्यों हो रहा होता है, बिकॉज इट गेव ब्रिटिश ऑफिशियल्स to imprison anybody without trial and conviction, एक्चुअली क्या होता है कि जो ब्रिटिशर्स होते हैं वो अब बहुत ही लीथल तरीके से, बहुत ही मतलब भयंकर तरीके से भारत पर अब अपना कब्जा जमाना चाहते हैं, अपना ग्रिप को मजबूत करना चाहते हैं। और इसलिए वो क्या लेकर आते हैं, वो 1919 में रॉलेट एक्ट लेकर आते हैं। ये एक्ट जो ब्रिटिश वहाँ के सैनिक वगैरह थे, जो ब्रिटिश ऑफिशियल्स थे, उनको ये पावर दे देता है कि अगर आपको किसी पर भी डाउट है तो आप बिना किसी ट्रायल, बिना किसी कन्विक्शन को उसको उठाकर जेल में बंद करिए। और जब तक ये उसके ऊपर केस चलेगा वो तब तक जेल में रहेगा। केस का निर्णय जब आएगा तब ये होगा, अगर वो निर्दोष है तो छोड़ा जाएगा, नहीं तो वो फिर उसे आगे सजा एक्सटेंड की जाएगी। तो अब इसका जो है इसका विरोध होना चाहिए था, क्योंकि इस तरीके से ब्रिटिश जो थे वो फिर अपनी मनमानी करते, जिसकी मर्जी होती है उसको उठाकर जेल में बंद कर देते, ठीक है। तो फिर इस वजह से इसका विरोध कर रहे थे गांधी जी। और फरवरी 1919 में सत्याग्रह सभा का उन्होंने आयोजन किया था। अब क्या होता है, मार्च 1919 में रॉलेट एक्ट आ जाता है। मार्च 1919 में रॉलेट एक्ट आ जाता है। इस वजह से फिर से गांधी जी 6 अप्रैल 1919 को गांधी जी जो है वो क्या करते हैं, वो हड़ताल चालू करते हैं, ठीक है। वो हड़ताल
चालू कराते हैं। तो ये पूरे देश भर में ये हड़ताल जो है 6 अप्रैल 1919 को शुरू होता है। गांधी जी भी इसको स्टार्ट करते हैं और ये किसके खिलाफ होता है, ये रॉलेट एक्ट के खिलाफ होता है। ठीक है, इसी क्रम में पंजाब के अमृतसर में कुछ लोग जो थे, कुछ लोग वो भी क्या कर रहे थे, इसका हड़ताल में शामिल हो रहे थे। ठीक है, इस हड़ताल में शामिल हो रहे थे। उसमें से पंजाब के दो बड़े ही प्रोमिनेंट लीडर थे, डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सतपाल। ये जो थे वो पंजाब के बड़े ही प्रोमिनेंट लीडर थे दो, जिनको क्या किया, इसी हड़ताल में शामिल होने की वजह से ब्रिटिशर्स ने कैद कर लिया। अब जो ब्रिटिशर्स ने कैद कर लिया तो अपने बड़े ही प्रमुख नेताओं को जेल में पाने की वजह से वहां के अमृतसर के लोग इसका बड़ा ही शांतिपूर्वक से विरोध करना शुरू किए और वो 13 अप्रैल 1919 को जो है वो पंजाब के अमृतसर के जलियांवाला बाग में जो है वो इकट्ठा होते हैं एक पीसफुल प्रोटेस्ट के लिए। ठीक है, लेकिन अमृतसर के उस वक्त का जो कमांडर इन चीफ होता है, जिसका नाम है जनरल डायर, उसको इस बात की खबर लग जाती है और वो कहता है कि अरे एक तरफ तो हम रॉलेट एक्ट चला रहे हैं और दूसरे तरफ तुम लोग हड़ताल किए जा रहे हैं। ठीक है, तो वो क्या करता है, वो सीधे अपने ऑफिशियल्स के साथ पहुंचता है जलियांवाला बाग में और यहाँ मौजूद जो हजारों की संख्या में लोग होते हैं उन पर क्या करता है, लगातार जो है वो ओपन फायरिंग का ऑर्डर दे देता है, जिसमें बहुत सारे बच्चे जो हैं वो बच्चे, बूढ़े, औरत, बहुत सारे लोग जो हैं वो मार दिए जाते हैं। ठीक है, तो ये जो नरसंहार था वो 13 अप्रैल 1919 को होता है, जिसे हम कहते हैं जलियांवाला बाग ट्रेजेडी। ठीक है बेटा, चलिए अब थोड़ा हम आगे बढ़ते हैं। तो बेटा इसी क्रम में 1919 में ही ठीक है एक रिफॉर्म आता है, एक सुधार आता है, जिसको हम कहते हैं मॉन्टेग्यू क्लेम्सफोर्ड रिफॉर्म। एक्चुअली जो 1919 में वायसराय होते हैं भारत के, जिनका नाम था क्लेम्सफोर्ड, वो एक रिफॉर्म सुधार लेकर आते हैं, जिसके कारण एक नियम पारित होता है जिसका नाम होता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, तो ये एक और आता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, और ये किसके तर्ज पे आता है, तो ये जो मॉन्टेग्यू क्लेम्सफोर्ड रिफॉर्म है, जो मॉन्टेग्यू क्लेम्सफोर्ड सुधार जिसे कहते हैं, उस सुधार के बेसिस पे, उनके रिपोर्ट के बेसिस पे ये नियम आता है और 1919 में आता है। किस वायसराय के दौरान आया, तो ये आया क्लेम्सफोर्ड, लॉर्ड क्लेम्सफोर्ड के दौरान आया। ये क्यों बता रहे, इसका कारण आपको बाद में समझ में आएगा। ठीक है, तो ये सारे काम जो हैं वो 1919 में होते हैं। ठीक है, अब जो जलियांवाला बाग हो गया या फिर जो रॉलेट एक्ट आ गया, तो ऐसे बहुत सारे जो हैं वो आपत्तिजनक चीज़ें जो ब्रिटिशर्स कर रहे थे, इसके खिलाफ आवाज़ उठाने की आवश्यकता थी। और इसी क्रम में जो है वो 1920 में INC, जिसे आप इंडियन नेशनल कांग्रेस कहते हैं। तो बेटा जो इंडियन नेशनल कांग्रेस 1885 में एओ ह्यूम के नेतृत्व में बना था, आप सभी को पता है। ठीक है, आज उसे कांग्रेस पार्टी कहते हैं हम लोग। तो वो जो इंडियन नेशनल कांग्रेस था उस वक्त, वो हर साल जो है वो एक बैठक करते थे, एक सेशन, एक मीटिंग बुलाया करते थे। तो वैसे ही जलियांवाला बाग ट्रेजेडी और रॉलेट एक्ट के कारण से जो है वो 1920 में INC ने एक स्पेशल सेशन रखा। ठीक है, एक स्पेशल सेशन। आपको ध्यान ये देना है बेटा कि अभी हम जो सेशन की बात कर रहे हैं, जिस सत्र की बात कर रहे हैं, जिस मीटिंग की बात कर रहे हैं INC की, वो एक स्पेशल सेशन थी। ठीक है, जो कहाँ रखी गई थी, ये स्पेशल सेशन रखी गई थी कोलकाता में। ये कहाँ रखी गई थी, कोलकाता में। और ये इसकी प्रेसिडेंसी कौन कर रहे थे, ये किसकी अध्यक्षता में रखी गई थी, तो ये रखी गई थी जो है वो लाला लाजपत राय। तो इनकी प्रेसिडेंसी में कोलकाता में INC, इंडियन नेशनल कांग्रेस की एक स्पेशल बैठक होती है। और इस बैठक में ये डिसाइड किया जाता है कि क्या लॉन्च होगा, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। ठीक है, कि जब तक नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट की, जब तक जो जलियांवाला बाग वगैरह का
जो गलतियां हुई हैं उसको ब्रिटिशर सुधार नहीं देते हैं, और जितने भी हमारे जो क्या कहते हैं क्रांतिकारी थे जिन्हें जेल में डाल दिया गया, उन्हें जब तक छोड़ नहीं देते हैं तब तक जो है वो हम असहयोग करते रहेंगे। इसमें क्या कहा गया, इसमें कहा गया कि कोई भी भारतीय जो है वो नाम कोई सामान खरीदेगा ब्रिटिशर्स के, ना उनके यहाँ काम करेगा, ना उनके अस्पतालों में, ना उनके स्कूलों में, ना उनके घरों में, ठीक है। तो इस तरीके से हम नॉन कॉपरेशन करेंगे, उनके किसी भी काम में कॉपरेट नहीं करेंगे। और ये डिसीजन लिया गया था आईएनसी के कलकत्ता वाले स्पेशल सेशन में 1920 में, ठीक है बेटा। अब सुनिएगा एक और बात, 1920 ही वो ईयर है जब एक बड़ा ही प्रमुख आंदोलन चालू होता है जिसका नाम है खिलाफत मूवमेंट, या जिसे आप खिलाफत आंदोलन कहते हैं। तो बेटा देखिएगा, खिलाफत मूवमेंट अगर पूछे कि खिलाफत मूवमेंट किसने शुरू किया, तो दो ब्रदर थे, दो अली ब्रदर जिन्हें कहते हैं, मोहम्मद अली और शौकत अली। तो मोहम्मद अली और शौकत अली, ये दो अली ब्रदर थे जिन्होंने खिलाफत मूवमेंट जो है वो स्टार्ट किया, ठीक है। अगर पूछा जाए कि भारत से खिलाफत मूवमेंट की अध्यक्षता किसने की, तो इसकी अध्यक्षता की थी महात्मा गांधी ने। अगर पूछे कि महात्मा गांधी ने खिलाफत मूवमेंट की अध्यक्षता क्यों की, है ना, वो इसका नेतृत्व, सॉरी अध्यक्षता मतलब इसके नेतृत्व जो है, इस मूवमेंट का नेतृत्व गांधी जी ने क्यों किया, तो उसका रीजन रहेगा बेटा कि एक्चुअली क्या था कि ये खिलाफत मूवमेंट जो शुरू होने का कारण समझिएगा कि टर्की में, जैसे भारत में ब्रिटिशर्स का जो था वो वर्चस्व था, वैसे ही टर्की में भी ब्रिटिशर्स का वर्चस्व था। तो टर्की में ब्रिटिशर्स ने वहां के जो सबसे रिलीजियस हेड होता है जिसे खलीफा कहते हैं, ठीक है, तो वो खलीफा को वो समाप्त कर रहे थे। उन्होंने कहा कि अब खलीफा जो है वो टर्की में सबसे बड़ा पोजीशन नहीं रहेगा, उसके जगह पर जो ब्रिटिशर्स निर्धारित करेंगे वो रहेगा। तो वो क्या कर रहे थे कि वो इस रिलीजियस हेड को, सबसे रिलीजियस हेड को, खलीफा को वो रिमूव कर रहे थे। तो ये कहीं ना कहीं वहां के मुस्लिम्स के सेंटीमेंट्स को बहुत ज्यादा हर्ट कर रहा था, और इस कारण से एक कमेटी बनी थी 1919 में जिसे खिलाफत कमेटी कहते थे, और उस खिलाफत कमेटी के तहत जो है वो 1920 में खिलाफत आंदोलन लॉन्च होता है बेटा। तो ये 1920 में ही होता है, ये बात आप याद रखेंगे। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट भी आईएनसी के स्पेशल सेशन के 1920 में होता है, ये भी आप याद रखेंगे, ठीक है। तो अगर कभी खिलाफत मूवमेंट पूछे तो उसका ईयर 1920 ही होगा, ठीक है। आप न 21-22 ये सब मत याद करेंगे, ठीक है। तो खिलाफत मूवमेंट, अब इसका नेतृत्व गांधी जी ने क्यों किया, क्योंकि उनको लगा कि भाई ये सबसे बढ़िया समय है कि जब हम हिंदू और मुस्लिम की एकता को बढ़ा सकते हैं, इसको बढ़ावा हम दे सकते हैं, दोनों में भाईचारा ला सकते हैं, ठीक है। तो इसे हिंदू मुस्लिम यूनिटी के तौर पे उन्होंने देखा, और उन्होंने फिर इस मूवमेंट में क्या किया, पार्टिसिपेट किया, और इसकी लीडरशिप भी की थी, ठीक है। ईयर कौन सा था बेटा, 1920। आपको एक बात और याद रखना है कि 1920 ही वो ईयर है जहां पर यूपी में एक सेंट थे, एक साधु थे जिनका नाम था बाबा रामचंद्र। तो आपको ये भी याद रखना चाहिए कि 1920 में ही यूपी में बाबा रामचंद्र नाम के एक सेंट थे जिन्होंने क्या किया, किसान औध सभा, है ना, किसान औध सभा का गठन किया, ठीक है बेटा। तो पहले ये क्या करते थे कि ये जो है वो यूपी के अलग अलग जिलों में जो है वो घूमकर किसानों को समझाते थे कि कैसे जो है हमें एकजुट होना चाहिए, और कैसे हमें ब्रिटिशर्स के खिलाफ जो है वो एक शांतिपूर्वक तरीके से काम करते रहना चाहिए ताकि हमको एक दिन आज़ादी मिले। तो इस तरीके से ये किसानों को मोटिवेट करते थे अपने पर्सनल लेवल पर। बाद में इनका ये जो इनिशिएटिव था वो एक बहुत ही बड़ा विकराल रूप ले लेता है, जिसमें बाद में बाकी के भी जो प्रोमिनेंट लीडर थे इंडिया के उस समय, जैसे जवाहरलाल नेहरू, वो लोग भी इसमें शामिल हो जाते हैं। तो अगर कभी आपसे पूछे कि किसान औध सभा का गठन किसने किया, तो ये यूपी से बाबा रामचंद्र ने किया। कौन से ईयर में किया, तो 1920 में किया, ठीक है। इतनी सारी बातें पता है, मतलब आपको पता चल गई। तो अब हम बढ़ते हैं आगे। बेटा आपको एक बात और याद रखनी थी कि हमने 1920 में अभी आईएनसी का एक स्पेशल सेशन पढ़ा था, अभी एक स्पेशल सेशन पढ़ा था जो कलकत्ता में हुआ था। एक नॉर्मल जो हर साल जो होता था सेशन, वो भी जो है वो उसका किसका, आईएनसी का एक नॉर्मल सेशन भी हुआ था। और आईएनसी का वो जो नॉर्मल सेशन था वो कहाँ हुआ था, तो वो हुआ था आपका नागपुर में,
ठीक है, नागपुर में। तो नागपुर में 1920 में आईएनसी का सेशन हुआ, आईएनसी का सेशन हुआ, ठीक है बेटा। और इसकी जो अध्यक्षता थी, तो पहले ये बात याद रखिएगा बेटा, आपसे ये पूछा जा सकता है कि नागपुर सेशन आईएनसी का जिसकी अध्यक्षता विजय राघव आचार्य ने की थी, कौन से ईयर में हुई थी, 1920 में। या फिर आपसे ये पूछा जा सकता है कि आईएनसी का 1920 में, आईएनसी का जो है वो 1920 में ये जो सेशन था वो कहाँ आयोजित किया गया था, तो नागपुर में किया गया था। इसके बेटा प्रेसिडेंट कौन थे, तो आईएनसी के 1920 में नागपुर के जो बैठक हुई थी उसके जो प्रेसिडेंट थे बेटा, जो प्रेसिडेंट थे वो थे विजय राघव आचार्य, ठीक है। तो इसके जो प्रेसिडेंट थे वो विजय राघव आचार्य थे। क्यों जरूरी है नागपुर सेशन, याद रखिएगा कि ये नागपुर सेशन ही वो है आईएनसी का जिसमें कांग्रेस वर्किंग कमेटी का गठन होता है। कांग्रेस वर्किंग कमेटी का गठन होता है, ठीक है। और तो अगर आपसे पूछ ले कि कभी CWC मतलब कि कांग्रेस वर्किंग कमेटी का गठन कब होता है, तो बेटा वो 1920 में होता है। नागपुर आईएनसी सेशन का जो होता है नागपुर में होता है, जिसके प्रेसिडेंट कौन होते हैं, विजय राघव आचार्य होते हैं। ये CWC कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने क्या किया, फिर इसके बारे में भी आगे डिस्कस करेंगे। तो ये थी सारी बातें जो हुई कौन से ईयर में, 1920 में हुई थी, ठीक है। अब थोड़ा हम और आगे बढ़ जाते हैं और चलते हैं हम सीधे, अब ईयर पहुंचेंगे 1922 में। 1921 में भी कुछ बातें हैं लेकिन वो आपके फिर सिलेबस के बियॉन्ड जाएंगी, तो आप याद रखेंगे सीधे ईयर था 1922 और डेट था 4 फरवरी। तो आप लिखेंगे 4 फरवरी 1922 को क्या होता है, तो बेटा जो 1920 में नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट चालू हुआ था, ठीक है। तो उसमें क्या अपील किया गया था कि जो लोग इंडियन हैं वो क्या करेंगे, ब्रिटिशर्स का नॉन कोऑपरेशन करेंगे, है ना, वो किसी काम में सहयोग नहीं देंगे। लेकिन समस्या क्या हो गई थी कि ये बात जो था वो पूरी तरीके से ठीक तरीके से कम्युनिकेट नहीं किया जा पाया था ऑल ओवर द इंडिया। अब इसका अलग अलग जगहों पर लोगों ने अलग अलग मतलब निकाल लिया था। इसी क्रम में 4 फरवरी 1922 को यूपी के गोरखपुर के चौरी चौरा से कुछ जो किसान थे वो इस नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट का समर्थन करने जा रहे थे, ठीक है, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट का समर्थन करने जा रहे थे। तो ब्रिटिशर्स ने बीच में चौरा चौरी पे ब्रिटिशर्स ने देखा तो उन्हें लगा कि ये जो पीजेंट हैं, ये जो किसान हैं, वो कहीं ना कहीं हम पर हमला करने आ रहे हैं। तो वो उन्होंने पहले ही क्या कर दिया, उन पे फायरिंग स्टार्ट कर दी। अब इस फायरिंग की वजह से जो पीजेंट्स थे वो तो बेचारे नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट का क्या करने जा रहे थे, समर्थन करने जा रहे थे, लेकिन इस फायरिंग की वजह से वो जो किसान थे वो भड़क उठी, वो पूरी जो भीड़ थी किसानों की वो भड़क उठी। और फिर इस भीड़ ने क्या किया, तो चौरी चौरा में इस भीड़ ने क्या किया कि लगभग 22 पुलिस वालों को मार डाला। 22 पुलिसमैन वर किल्ड, और जो पुलिस स्टेशन था उसको जला दिया, गाड़ियां जला दी और लगभग 22 पुलिसमैन को मार दिया गया। इसी घटना को बेटा चौरी चौरा इंसिडेंट कहते हैं, है ना। तो चौरी चौरा इंसिडेंट कब होता है, तो 4 फरवरी 1922 को होता है, ठीक है। अब ये एक वायलेंस हो गया और गांधी जी जो थे वो वायलेंस के खिलाफ थे, वो हिंसा के खिलाफ थे। तो इस घटना से आहत होकर गांधी जी ने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट समाप्त करने का फैसला लिया। तो गांधी जी कॉल्ड ऑफ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। तो अगर बेटा आपसे सवाल बनता है कि व्हाई डिड गांधी जी कॉल्ड ऑफ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, तो बात रहेगी कि गांधी जी कॉल्ड नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट ड्यू टू द चौरी चौरा इंसिडेंट। एंड व्हेन डिड ही कॉल्ड ऑफ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, तो इट वाज ईयर 1922, ठीक है। क्योंकि गांधी जी को लगा कि अभी लोगों को बहुत ही ज़्यादा ट्रेनिंग की आवश्यकता है और लोग जो हैं वो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट का ठीक से मतलब नहीं समझ रहे हैं, ठीक है बेटा। अब गांधी जी के बारे में कुछ बेसिक बातें अगर आपको जाननी चाहिए तो इनकी 2 पुस्तकें बड़ी फेमस हैं, एक है माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ और दूसरी है हिंद स्वराज। तो हिंद स्वराज और माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ जो आप बचपन से पढ़ते आते हैं, माई एक्सपेरिमेंट विथ
ट्रुथ, ये कुछ बड़ी फेमस पुस्तकें हैं गांधी जी के बारे में। और गांधी जी ने 2 पत्रिकाएं भी निकाली, 2 न्यूज़पेपर। वैसे न्यूज़पेपर तो इनकी कई सारी हैं, जैसे ग्रीन पैम्फलेट वगैरह हैं और ऐसे बहुत सारी हैं, लेकिन कुछ जो बड़ी फेमस हैं इनकी पत्रिकाएं वो आपको याद रखनी है। यंग इंडिया, यंग इंडिया, और एक आपको याद रखनी है हरिजन। तो हरिजन जो कि इन्होंने 1932 में स्टार्ट किया था और यंग इंडिया इन्होंने 1919 में स्टार्ट किया था। अब गांधी जी ने 1922 में क्या किया? गांधी जी ने 1922 में क्या किया? इन्होंने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट समाप्त कर दिया। अब क्या हुआ कि उसी ईयर में गांधी जी ने जो अभी पत्रिका हमने पढ़ी यंग इंडिया, उसी यंग इंडिया पत्रिका में गांधी जी ने ब्रिटिशर्स के खिलाफ आलेख लिखा। ठीक है, ब्रिटिशर्स के खिलाफ उन्होंने आलेख लिखा। तो ब्रिटिशर्स के खिलाफ गांधी जी ने यंग इंडिया में आलेख लिखा, जिसके कारण से ब्रिटिशर्स ने इन्हें जेल में भेज दिया। ठीक है बेटा, तो गांधी जी जो थे वो 1922 में ये जेल भेज दिए गए और इनको लगभग 6 साल की सजा हुई थी। तो इनिशियली इनको 6 साल की सजा हुई थी, लेकिन इन्हें 1922 से 1924 तक ही जेल में रखा गया था। ठीक है, अब सुनिएगा, अब क्या होता है कि दिसंबर 1922 में क्या होता है? दिसंबर 1922 में आईएनसी की एक और बैठक होती है, इंडियन नेशनल कांग्रेस की एक और बैठक होती है, और ये बैठक कहाँ होती है? गया, बिहार में होती है। तो गया में क्या होता है? आईएनसी का एक सेशन होता है, गया बिहार में आईएनसी का एक बैठक होता है, और ये इसकी अध्यक्षता कौन करते हैं? तो इसके प्रेसिडेंट जो होते हैं बेटा, इसके प्रेसिडेंट होते हैं CR दास, है ना। CR दास जो है वो इसके प्रेसिडेंट होते हैं। और ये कहाँ पे होता है? ये गया बिहार में होता है आईएनसी का सेशन, और दिसंबर 1922 में होता है। क्यों महत्वपूर्ण है ये सेशन? क्योंकि इसी सेशन में जो है वो कांग्रेस जो है उनमें क्या होता है? डिवीज़न हो जाता है। वो 2 गुट में बट जाते हैं, एक कहलाते हैं प्रो चेंजर्स, और एक कहलाते हैं नो चेंजर्स। ठीक है, तो जो आईएनसी है, जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है, वो इसी गया सेशन में, इंडियन नेशनल कांग्रेस के गया सेशन दिसंबर 1922 में जो होता है, उसी में प्रो चेंजर्स और नो चेंजर्स में बढ़ जाते हैं। मतलब एक वो जो विचारधारा थे गांधी जी के तरह कि अहिंसा से ही हम लोग, प्यार से ही क्या कर सकते हैं, ये ब्रिटिशर्स को यहाँ से बाहर निकाल सकते हैं, और एक वो थे जो थोड़े से उग्र नेचर के थे। ठीक है, तो बेटा ये प्रो चेंजर्स और नो चेंजर्स जो हैं, ये इन 2 गुटों में आईएनसी जो है वो बट जाती है। ठीक है, और इसके कारण से क्या होता है कि जो CR दास होते हैं, और इनके साथ एक और बड़े ही प्रमुख नेता भारत के, जिनका नाम है मोतीलाल नेहरू। हाँ, वही जो जवाहरलाल नेहरू के पिताजी थे। ठीक है, तो मोतीलाल नेहरू जी और CR दास जी ये क्या करते हैं? ये आईएनसी से रिजाइन दे देते हैं। कब दे देते हैं? दिसंबर 1922 में आईएनसी के गया सेशन के बैठक के बाद कर देते हैं। ठीक है, क्योंकि इनकी आपस में नहीं बनती है प्रो चेंजर्स और नो चेंजर्स की। तो CR दास और मोतीलाल नेहरू जो है वो यहाँ से रिजाइन दे देते हैं, और फिर दिसंबर 1922 के बाद आता है 1 जनवरी 1923, और इस दिन को क्या करते हैं? CR दास और मोतीलाल नेहरू जो है ये दोनों लोग मिलकर शुरू करते हैं कांग्रेस खिलाफत स्वराज्य पार्टी। ठीक है, तो बेटा 1 जनवरी 1923 को शुरू होता है, फॉर्मेशन ऑफ कांग्रेस खिलाफत स्वराज्य पार्टी, जिसको बड़े ही फेमस तरीके से बाद में कहा गया स्वराज पार्टी। तो अगर आपसे पूछा जाए स्वराज पार्टी का गठन कब हुआ, तो यह हुआ 1 जनवरी 1923 को। किसने किया? CR दास और मोतीलाल नेहरू ने किया। इस स्वराज पार्टी के प्रेसिडेंट कौन बने? इस स्वराज पार्टी के प्रेसिडेंट बने बेटा, वो बने CR दास बने। और इस पार्टी के जो सेक्रेटरी हैं, इस पार्टी के सेक्रेटरी कौन बने? तो वो बने मोतीलाल नेहरू बने। ठीक है बेटा, तो ये बातें आपको याद रखनी है। ठीक है, फिर ये 1923 वाला ईयर समाप्त हो गया। फिर हम चलते हैं सीधे, अब 1924 स्किप करिए, 1925 स्किप करिए, 26 करिए। अब हम सीधे चलते हैं ईयर 1927 पे। ठीक है, 1927
1927 पे। तो बेटा 8 नवंबर 1927 को, ठीक है, ब्रिटिशर्स क्या करते हैं, इंग्लैंड से एक कमीशन भेजते हैं, ठीक है, इंग्लैंड से एक आयोग का गठन करते हैं, पहले तो गठन करते हैं। तो 8 नवंबर 1927 को इंग्लैंड में एक आयोग का गठन होता है जिसे कहते हैं साइमन कमीशन, ठीक है। तो अगर पूछे 8 नवंबर 1927 को क्या हुआ, तो लिखिएगा बेटा इस्टेब्लिशमेंट ऑफ साइमन कमीशन, ठीक है। अब सुनिए, और अगर आपसे पूछे कि साइमन कमीशन का गठन कब हुआ, तो 8 नवंबर 1927। लेकिन पूछे कि अगर ये साइमन कमीशन भारत कब पहुंचा, तो अराइव्ड इन इंडिया ऑन 3 फरवरी 1928। तो अगर पूछे कि साइमन कमीशन जो है वो भारत कब पहुंचा, साइमन कमीशन भारत कब पहुंचा, तो वो था बेटा 3 फरवरी 1928 में। और अगर पूछे आपसे कि साइमन कमीशन का गठन कब हुआ, तो ये हुआ था 8 नवंबर 1927 को। एक्चुअली बेटा ये इंग्लैंड से बनके एक आयोग आ रहा था भारत में। अब सुनिएगा कि ये क्यों भारत आ रहा था। तो ब्रिटिशर्स जो थे, याद करिए आपको पढ़ाया था मैंने कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो कि मोंटेग्यू क्लेम्सफोर्ड रिफॉर्म के आधार पर बना था। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो था 1919 का, ठीक है, इसके वर्किंग को, कि ये जो नियम कानून, एक्चुअली ब्रिटिशर्स क्या करते थे, वो हर लगभग 10 साल पर जो है वो एक कमीशन को बनाकर भेजते थे भारत, जो जाकर ये पता करे कि वहाँ पर नियम कानून, वहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो किस तरीके से काम कर रहा है, और अगर कोई सुधार की आवश्यकता है तो उसमें की जा सके। समझ में आ रहा। तो अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के वर्किंग को रिव्यू करने के लिए, ठीक है, तो अगर कोई आपसे पूछे कि व्हाई डिड साइमन कमीशन वाज एस्टैब्लिश्ड, तो इट वाज एस्टैब्लिश्ड एंड वाज सेंट टू इंडिया टू रिव्यू द वर्किंग ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 एंड मेक पॉसिबल रिफॉर्म्स। तो जो भी संभावित सुधार थे भारत के कॉन्स्टिट्यूशन में, भारत के जो संचालन में जो भी सुधार की आवश्यकता थी, जो भी नियम कानून की आवश्यकता थी, ठीक है, उसको बनाने, उसको देखने के लिए साइमन कमीशन जो है वो भारत आ रहा था। अब ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि जब ये साइमन कमीशन 3 फरवरी 1928 को भारत में पहुंचा, तो इसका जोरदार तरीके से स्वागत नहीं हुआ, विरोध हुआ, ठीक है। इसका जो है इंडियन ने इसका बहुत ही ज़्यादा बॉयकॉट किया, एक्चुअली जो वहाँ के एक ऑफिशियल थे जिनका नाम था साइमन, वो इस आयोग को लेकर आ रहे थे भारत में, इसीलिए इनका नाम पड़ गया साइमन कमीशन। अब जैसे ये भारत पर पहुंचे तो साइमन गो बैक के नारे लगने शुरू हो गए, और भारत, अगर पूछे आपसे कि भारतीय जो थे वो इस आयोग का क्यों बॉयकॉट कर रहे थे, क्यों विरोध कर रहे थे, तो एक्चुअली एक बात थी कि इस आयोग में कोई भी इंडियन को शामिल नहीं किया गया था। तो इंडियंस वर आउटरेज्ड, तो भारतीय जो थे वो गुस्सा क्यों थे, तो इंडियंस वर आउटरेज्ड ड्यू टू देयर एक्सक्लूशन फ्रॉम द कमीशन। तो एक्चुअली इस कमीशन में एक भी भारतीयों को शामिल नहीं किया गया था, इसलिए भारतीय जो थे इसका विरोध कर रहे थे। अब आप बात समझिए, ये कमीशन आ रहा था कि भारत में कैसा नियम कानून रहेगा, उसमें क्या सुधार हो सकते हैं, भारत के लोग कैसे काम करेंगे। तो अगर ये सब नियम कानून जो बनने वाला है भविष्य में, कि भारत का भविष्य बनने वाला है अगर, तो इसमें भारतीयों को शामिल होना चाहिए, क्योंकि अगर कोई बाहरी शामिल होगा तो वो अपने अनुसार नियम बनाएगा, अपने अनुसार काम करवाने की कोशिश करेगा ना, और वो कभी भी जो है वो भारतीयों का बेटरमेंट से पहले अपना अपलिफ्टमेंट चाहेगा ना। समझ में आ रहा। तो भारतीय जो थे वो इसी बात से नाराज थे कि हमारे लिए नियम कानून आ रहा है तो हमारे कुछ सदस्य होने चाहिए, भारतीय होने चाहिए, ताकि वो हमारी पीड़ा को, हमारे दर्द को, हमारी आवश्यकताओं को समझ सके और उसके अनुसार नियम कानून जो है वो बना सके। लेकिन इस आयोग में ऐसा कुछ भी नहीं था, इसीलिए इस आयोग का
विरोध हो रहा था। और इसी विरोध में क्या हुआ, इसी विरोध में बेटा जो हमारे एक बड़े ही प्रमुख नेता थे जिनका नाम था लाला लाजपत राय, उनकी सिर पर लाठीचार्ज के दौरान सिर पर लाठी लगने से बहुत ही बुरी तरीके से वो घायल हो गए और फिर कुछ समय बाद उनकी देहांत हो गया। ठीक है, तो 1928 में ही फिर क्या हुआ, लाला लाजपत राय का जो है वो देहांत हो गया। ठीक है, इतनी बातें क्लियर हैं। अब हम बढ़ते हैं बेटा आगे की तरफ। अब अगर आप याद करें तो 1928 में ही एक सत्याग्रह होता है जिसका नाम है बरदौली सत्याग्रह। ठीक है, तो बेटा पहली बात तो ये कि बरदौली सत्याग्रह कब हुआ, तो ये हुआ 1928 में। और पूछे कि बरदौली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया, तो ये किया था सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। ठीक है, और अगर पूछे कि ये सत्याग्रह क्यों हुआ था, तो बेटा ये सत्याग्रह हो रहा था कि जो 22% रिवेन्यू टैक्स लगाया जा रहा था, जबरदस्ती जो 22% का लगान लगाया जा रहा था किसानों के ऊपर, उसको समाप्त करने के लिए किसान जो हैं वो प्रयास कर रहे थे और अंततः उनको ये बरदौली सत्याग्रह करना पड़ा, जिसका नेतृत्व सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया। बेटा अगर कभी सवाल बने कि सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किसने दी, तो वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि बरदौली की महिलाओं ने दी थी। ठीक है, तो एक तरीके से कहीं कहीं पर यह कहा जाता है कि वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि बरदौली की महिलाओं के बिहाफ पर गांधी जी ने दी थी। ठीक है, तो ओवरऑल बात यही आई है कि इनको सरदार की उपाधि बरदौली की महिलाओं ने इनको दी थी। ठीक है, क्योंकि उस वक्त ये सबसे बहुत ही फेमस नेता के रूप में उभर चुके थे। ठीक है बेटा, और ये क्यों हुआ, तो 22% जो रिवेन्यू जो लगान था लग गया था किसानों के ऊपर, और एक्स्ट्रा उसके माफी के लिए किसान प्रयत्न थे, और फिर एट लास्ट जो है उनको ये सत्याग्रह करना पड़ा। तो ये भी 1928 में एक प्रमुख घटना थी जिसके बारे में आपको याद कर लेना चाहिए। ठीक है, फिर बेटा वैसे तो और भी बहुत सारी महत्वपूर्ण बातें 1928 में हुई थी, लेकिन फिर वो हमको हमारे सिलेबस के बियॉन्ड जाएंगी। फिर ईयर आता है 1929 इसलिए महत्वपूर्ण है बेटा कि ये वो ईयर है जब क्या होता है, आईएनसी का एक और सेशन होता है, आईएनसी की एक और बैठक होती है, और ये बैठक बड़ी महत्वपूर्ण होने वाली है भारत के इतिहास में, जो कहाँ पर होती है बेटा, लाहौर में होती है। तो लाहौर में आईएनसी की एक और बैठक होती है, 1929 में होती है। ठीक है, और इसकी प्रेसिडेंसी कौन करते हैं, इसकी अध्यक्षता करते हैं खुद जवाहरलाल नेहरू जी। ठीक है, ये पूछा जाए कि इस लाहौर सेशन का सिग्निफिकेंस क्या है, क्यों ये इतना महत्वपूर्ण है, तो बेटा ये वही सेशन है जिसमें कांग्रेस ने, इंडियन नेशनल कांग्रेस ने कंप्लीट इंडिपेंडेंस, है ना, जिसे पूर्ण स्वराज कहते हैं, तो कंप्लीट इंडिपेंडेंस की मांग की थी, जिसे आप पूर्ण स्वराज कहते हैं। तो कभी पूछा जाए कि पूर्ण स्वराज या फिर पूर्ण स्वराज, लिख लीजिए, इसको भी लिख लीजिए, कभी कभी पेपर में ऐसा भी लिखा आ जाता है कि पूर्ण स्वराज या फिर कंप्लीट इंडिपेंडेंस की मांग जो है वो कब की गई थी, तो वो इंडियन नेशनल कांग्रेस के द्वारा की गई थी, और लाहौर सेशन 1929 के दौरान की गई थी, जिसके प्रेसिडेंसी जवाहरलाल नेहरू ने की थी। और इसी सेशन के तहत जो है वो 26 जनवरी 1930 को, तो इसी सेशन के तहत 26 जनवरी 1930 को बेटा ये डेट को निर्धारित कर दिया गया भारत का इंडिपेंडेंस डे की तरह। और इस दिन पर जो है वो कई जगहों में, भारत के कई हिस्सों में जो है वो 3 रंग के झंडे को लहराया गया। अगर बेटा आपको पता होगा, हिस्ट्री तो आपने जरूर पढ़ा होगा कि जो हमारा संविधान था वो 26 नवंबर 1949 को ही बनकर तैयार हो गया था, लेकिन उसको लागू किया गया था 26 जनवरी 1950 को, और उसी 26 जनवरी को हम लोग हर साल जो है वो गणतंत्रता दिवस के रूप में मनाते हैं। अब बात ये आती है कि अगर 26 नवंबर 1949 को ही हमारा संविधान बनकर तैयार हो गया, तो उसको लागू फिर
इतने दिनों बाद क्यों किया गया, 2 महीने बाद क्यों किया गया? ये 26 जनवरी 1950 को ही इसलिए लागू किया गया कि ये 26 जनवरी ही वो डेट थी जब 1929 में लाहौर सेशन के दिन इस डेट को जो है वो भारत का इंडिपेंडेंस डे घोषित किया गया था। तो इसको मेमोरेबल बनाए रखने के लिए संविधान 26 नवंबर 1949 को ही तैयार हो गया, लेकिन उसको लागू कराया गया था 26 जनवरी 1950 को। ठीक है बेटा, तो ये बड़ा महत्वपूर्ण है, ये भी आपको याद होना चाहिए कि इसी वो सेशन के दौरान पूर्ण स्वराज की मांग होती है और कांग्रेस और इंडियन कहते हैं कि अब बस बहुत हो गया, अब हमको और कुछ नहीं सुनना, हमको पूरा इंडिपेंडेंस चाहिए, अब हमको स्वशासन भी नहीं, हमको पूरा इंडिपेंडेंस चाहिए। जो होम रूल लीग मूवमेंट स्टार्ट थी ना, वो स्वशासन की बात करती थी कि हमें अपना शासन चलाने दो, तुम अपना देख लो, ठीक है। लेकिन अब ये क्या कहते थे कि अब हमें कोई स्वशासन कुछ नहीं, अब हमको पूर्ण स्वराज चाहिए, है ना, हमको पूरा इंडिपेंडेंस चाहिए। ठीक, तो ये बात आपको याद रखनी है। फिर 1929 में और क्या चीजें होती हैं वो भी देखेंगे बेटा, ठीक है, तो आप नोट करेंगे। फिर 1929 के बाद एक ईयर आता है जिसका नाम है 1930, ठीक है। तो 1930 में क्या होता है कि जो 1929 में लाहौर सेशन हुआ ना, लाहौर सेशन, उसमें इंडियन नेशनल कांग्रेस का लाहौर सेशन हुआ, अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने की थी। इसी सेशन में जो कांग्रेस वर्किंग कमेटी थी, याद है CWC, अभी थोड़ी देर पहले बताया, तो कांग्रेस वर्किंग कमेटी को यह ऑथराइज्ड कर दिया गया कि भैया ऐसा है कि अब जो है वो प्यार से काम नहीं चलेगा और अब तुम एक पूरा प्लेटफॉर्म तैयार करो, एक पूरा प्लेटफॉर्म तैयार करो, किस चीज का? सिविल डिसओबीडियंस का, सविनय अवज्ञा का, ठीक है। तो कांग्रेस वर्किंग कमेटी को यह ऑथराइज्ड कर दिया गया कि भैया अब प्यार से काम नहीं चलेगा और आपको क्या करना है, आपको एक प्लेटफॉर्म तैयार करना है जिससे पूरे भारतवर्ष में क्या किया जा सके, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट शुरू किया जा सके। और फिर कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने यह जिम्मेदारी किसको दी? महात्मा गांधी को दी। और यह जिम्मेदारी जब महात्मा गांधी को मिली तो महात्मा गांधी ने 1930 में, जनवरी 1930 में बेटा, जनवरी 1930 में उस वक्त के तत्कालीन जो वायसराय थे लॉर्ड इरविन को अपने 11 डिमांड की सूची भेजी और ये अल्टीमेटम देकर भेजा कि अगर हमारी ये 11 डिमांड तुरंत के तुरंत पूरी नहीं हुई तो हम लोग ऑल ओवर इंडिया क्या स्टार्ट कर देंगे, सिविल डिसोबीडियंस, सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू कर देंगे। बेटा इस 11 डिमांड में बहुत सारी चीजें थी, ठीक है। जो सबसे प्रमुख जो हमको पढ़नी है वो ये पढ़नी है कि गांधी जी के 11 डिमांड में एक बड़ी प्रमुख डिमांड थी, वो थी सॉल्ट टैक्स का एबोलिशन, है ना, नमक कर। एक्चुअली क्या था कि ब्रिटिशर जो थे वो बड़े ही अनैतिक तरीके से बहुत सारी चीजों पर उन्होंने टैक्स लगा रखा था, जिसमें सॉल्ट जो था, नमक जो हम खाते हैं, वो एक बड़ी कॉमन कॉमोडिटी हुआ करती है, चाहे वो अमीर आदमी हो चाहे गरीब आदमी हो, सब लोग बराबर मात्रा में ही खाते हैं। तो ऐसी बेसिक कॉमोडिटी पर टैक्स नहीं लगना चाहिए था, लेकिन ब्रिटिशर्स बड़ा हैवी टैक्स इस बेसिक कॉमोडिटी पर भी लगा रहे थे। तो गांधी जी के 11 डिमांड में एक डिमांड ये भी शामिल था कि सॉल्ट टैक्स को क्या किया जाए, एबॉलिश किया जाए। और ये 11वीं डिमांड को इरविन ने नजरअंदाज कर दिया, 11वीं डिमांड को। तो इन्होंने जनवरी 1930 में गांधी जी ने 11 डिमांड बताए अपने और उस वक्त के वायसराय लॉर्ड इरविन को अल्टीमेटम दिया, लेकिन लॉर्ड इरविन ने इन डिमांड को नजरअंदाज कर दिया, जिसके फल स्वरूप बेटा 12 मार्च 1930 को जो है वो गांधी जी ने साबरमती आश्रम से, गुजरात के साबरमती आश्रम से अपना फेमस डांडी यात्रा शुरू कर दिया, जिसे बेटा डांडी मार्च या फिर सॉल्ट मार्च भी कहा जाता है, वो शुरू कर दिया। तो बेटा अगर पूछा जाए कि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जो है वो कब शुरू होता है, तो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जो है, सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट जो है वो शुरू होता है बेटा, वो शुरू होता है 1930 को, वो शुरू होता है 1930 से। और किससे शुरू होता है, तो सॉल्ट टैक्स और सॉल्ट को बनाकर उसको, सॉल्ट टैक्स को एबॉलिश करके शुरू होता है। और ये
कैसे शुरू होता है? तो 12 मार्च 1930 को गांधी जी अपने 78 सहयोगियों के द्वारा, अपने 78 सहयोगियों के साथ कहां से? साबरमती आश्रम से एक फेमस डांडी यात्रा चालू करते हैं। कहां तक के लिए? डांडी तक के लिए। और 12 मार्च 1930 को जो यात्रा शुरू होती है वो फिर 6 अप्रैल 1930 को डांडी पर पहुंचकर समाप्त होती है। ठीक है, फिर वो डांडी पर पहुंचकर समाप्त होती है। ये बात आपको क्लियर हो गई? अब क्या होता है, डांडी पर पहुंचने के बाद गांधी जी वहां से समुद्र से क्या करते हैं, वो एक हैंडफुल सॉल्ट बनाकर और नमक कर को सॉल्ट टैक्स को एबॉलिश करते हैं, सॉल्ट टैक्स को तोड़ देते हैं। ठीक है, ये जो पूरी यात्रा थी इसे कहते हैं हम डांडी मार्च। इसे क्या कहते हैं हम? डांडी मार्च कहते हैं, या बेटा इसे सॉल्ट मार्च भी कहा जाता है। और ये कुल कितने दिन चलता है अगर पूछ लिया जाए तो बेटा ये चलता है टोटल 24 दिन। ठीक है, ये कब चलता है? टोटल 24 डेज चलता है। और अगर पूछ लिया जाए कि 1930 में जब सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट होता है तो उस वक्त जो थे वो भारत के वायसराय कौन थे? तो भारत के वायसराय उस वक्त थे लॉर्ड इरविन थे। ठीक है, अब ये जो सिविल डिसोबीडियंस चालू हुआ, सिविल डिसोबीडियंस कौन से उसके वजह से चालू हुआ? तो ये डांडी मार्च के साथ चालू हुआ। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट भारत में किसके साथ शुरू हुआ? तो ये डांडी मार्च के साथ शुरू हुआ और नमक कर तोड़ने के साथ शुरू हुआ। ठीक है, अब अगर पूछा जाए कि ये जो मूवमेंट था, ये जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट था, ये जल्द ही पूरे भारत में बहुत ही विकराल रूप ले लेता है। पहले की तरह जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट था कुछ ही जगहों पर सीमित रह गया था, वैसा नहीं रह जाता है। और ये पूरे भारत में इसको बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलती है और ये बहुत ज़्यादा मात्रा में ब्रिटिशर्स के लिए सिरदर्द बन जाता है। ठीक है, अब क्या होता है कि प्रेशर क्रिएट होता है उस वक्त के तत्कालीन वायसराय लॉर्ड इरविन पे। ठीक है, और फिर लॉर्ड इरविन जो है बेटा ये 1930 में एक और बात लिख लेंगे कि 1930 में ही जो है वो लंदन में फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो है वो शुरू होता है। और इसमें जो है वो इंडियन नेशनल कांग्रेस की तरफ से कोई भाग नहीं लेता है। ठीक है, तो ये फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो पहला गोल मेज सम्मेलन लंदन में हुआ वो भी कब हुआ? तो ये पूछ लिया जाता बेटा फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस कौन से ईयर में शुरू हुआ? तो वो 1930 में ही शुरू हुआ। अब चूंकि यहाँ पर भारत में सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट चालू हुआ था, हम सभी ना अवज्ञा कर रहे थे, तो हम क्यों जाए तुम्हारे लंदन में ये मीटिंग में? हम उसका बहिष्कार कर रहे हैं और पूरे भारत में ब्रिटिशर्स का बहुत जोर शोर से बहिष्कार हो रहा है। ये सिरदर्द बन गया लॉर्ड इरविन के लिए। ठीक है, फिर इस वजह से क्या हुआ कि बेटा 5 मार्च, ठीक है, 5 मार्च 1931 को इरविन को मजबूरन क्या करना पड़ा? इरविन को मजबूरन जो है वो गांधी जी के साथ जो है वो एक समझौता करना पड़ा कि ठीक है हम आपकी बात को, डिमांड को मान रहे हैं, लेकिन आप भारत में जो पूरा भारत व्यापी जो ये आप ये करा रहे हैं सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट करा रहे हैं, इसको बंद करिए। ठीक है, तो ये समझौता हुआ और फिर जो है इस समझौते को कहा गया गांधी इरविन पैक्ट या फिर गांधी इरविन समझौता। बेटा कभी कभी पूछ लिया जाता है गांधी इरविन पैक्ट को और क्या कहा जाता है? तो बेटा इसी को कहा जाता है दिल्ली पैक्ट, क्योंकि ये दिल्ली में हुआ था। और कब हुआ ये? तो 5 मार्च 1931 को हुआ। किसके किसके बीच हुआ? गांधी जी और उस वक्त के वायसराय इरविन के बीच में हुआ। इसमें कुछ बातें गांधी जी ने मान ली इरविन की, और इरविन में कुछ बातें गांधी जी की मान ली। ठीक है बेटा, जैसे गांधी जी ने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट वगैरह और इसको समाप्त करने की बात मानी, और इरविन ने जो है वो बहुत सारे जो हमारे क्रांतिकारी भाई थे जिनको बंद कर लिया गया था उनको छोड़ने की बात मानी, और साथ में सॉल्ट टैक्स वगैरह को समाप्त करने की बात मानी। ये पैक्ट जब समाप्त हो गया बेटा, तो फिर एक जो डेट आता है वो 1931 में ही डेट आता है, मार्च 1931।
और ये डेट जो है बेटा, ये हर एक भारतीय और ख़ासकर आप बच्चों जो देख रहे हो, एकदम नवयुवक नौजवान जो बच्चे इसको देख रहे हो, उनको तो ये डेट पता ही होना चाहिए, याद ही होना चाहिए, है ना। ये कौन सी डेट है? बहुत फेमस कहावत है बेटा, है ना, ये उस डेट के बारे में कि वो मोहब्बत भी बड़ी कमाल रही होगी जिसका रांझा भगत सिंह और हीर आज़ादी रही होगी। हाँ बेटा, बिल्कुल सही समझा। ये वही डेट है 23 मार्च 1931 को, जब भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी होती है। तो बेटा ये वही दिन है जब हम क्या मनाते हैं, शहीद दिवस मनाते हैं, है ना। तो अब ये गांधी इरविन पैक्ट के बाद ही उसी के तहत ये जो अपराधी कैदी के श्रेणी में आ गए थे, है ना, कौन आ गए थे, भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव अपराधी कैदी के श्रेणी में आने के कारण उनको 23 मार्च 1931 को फांसी पर चढ़ा दिया गया बेटा, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है। अब भगत सिंह वगैरह की बातें हमें नहीं जाननी क्योंकि वो हमारे सिलेबस से भी बहुत ऐसे नहीं है। बाकी आपको पता है उन्होंने सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में बॉम्ब वगैरह फेंक दिया था और ये कहीं ना कहीं सॉन्डर्स जो कि एक ब्रिटिश ऑफिशियल्स थे उनके हत्या में ये सस्पेक्ट थे। तो इन दोनों कारणों की वजह से जो है उनको फांसी दी गई थी। चलिए, तो 1931 में ये सारे काम हो गए, ठीक है, 1931 में ये सारे काम हो गए। अब हम चलते हैं कौन से ईयर में, अब हम चलते हैं सीधे, ईयर आता है बेटा और वो है 1932, ठीक है। ये हमारे आज का टॉपिक का बेटा लास्ट रहेगा ईयर जो हम डिटेल पढ़ रहे हैं। इसके अलावा सीधे आपको 1949 में जो है, 1947 में जो है वो आज़ादी मिल गई और फिर 1949 में 26 नवंबर को संविधान बनकर तैयार हो गया, 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हो गया। बड़ी बेसिक सी बातें हैं जो आपको बचपन से पढ़ते आ रहे हो, पता होगा, किताब भी पढ़ेंगे तो ये सारी बातें आपको मिल जाएंगी। इसके बाद भी अगर आपको किसी टॉपिक में कोई समस्या लगती है तो आप एक बार कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, हम उस टॉपिक को भी अगले किसी वीडियो में क्लियर करने की कोशिश करेंगे। फिलहाल हम बात कर रहे हैं बेटा आज के आखिरी ईयर की जिसका नाम है 1932 और एक डेट आता है बेटा 24 सितंबर, एक डेट आता है 24 सितंबर 1932। 24 सितंबर 1932 इस ईयर में क्या होता है, इस ईयर में क्या होता है, एक्चुअली अभी इस सन में जो है गांधी जी को वापस से जेल हो चुकी है, गांधी जी को वापस से जेल हो चुकी है क्योंकि 1931 में क्या हुआ था, सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुआ था और उसमें जो गांधी जी थे वो लंदन गए लेकिन वो वहां पर किसी भी ब्रिटिशर से विचार विमर्श पर नहीं पहुंच चुके और वो क्या किया, मीटिंग छोड़ के वापस चले आए, ठीक है, जिसके कारण उनको फिर यहां आने पर जो है वो बंदी बना लिया गया। तो आपको ने पढ़ा कि 1930 में फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुआ, 1931 में सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुआ, ठीक है, और 1931 में सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के फ्लॉप हो जाने के कारण फिर बाद में ये गांधी जी जो थे वो बहुत ज़्यादा उससे असंतुष्ट थे, वो बहुत ज़्यादा उससे असंतुष्ट थे और वो भारत लौट आए मीटिंग छोड़ के। अब क्या है, उनको यहाँ पर आने के बाद उनको यहाँ पे आने के बाद वो जो है वो जेल में भेज दिया गया। अब गांधी जी जेल में थे और गांधी जी कहाँ के जेल में थे बेटा, तो वो पूना के यरवदा जेल में थे, ठीक है। तो अभी 1932 में 24 सितंबर 1932 को पूना के यरवदा जेल में जो है गांधी जी हैं और इस दौरान क्या होता है, इस दौरान जो है वो एक समझौता होता है, इसी यरवदा जेल में ही समझौता होता है जिसे हम पूना के यरवदा जेल में ही एक समझौता होता है। कब होता है बेटा, 24 सितंबर 1932 को होता है जिसे हम पूना पैक्ट कहते हैं। तो बेटा पूना पैक्ट क्या कब होता है, 24 सितंबर 1932 को होता है। और पूछा जाए पूना पैक्ट किसके किसके बीच होता है, तो ये पूना पैक्ट होता है बेटा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, बाबा साहब अंबेडकर और गांधी जी के बीच में, ठीक है, गांधी जी के बीच में अंबेडकर, ठीक है। तो ये पैक्ट होता है भीमराव अंबेडकर और गांधी जी के बीच में। एक्चुअली क्या होता है 1932 में जो वो ब्रिटिश के जो उस वक्त के जो प्रधानमंत्री थे जिसे हम
रामसे मैकडोनल्ड कहते हैं, वो बहुत सारे सांप्रदायिक चीज़ें भारत में ला रहे थे, क्योंकि भारत में उनको पता था कि डिवाइड एंड रूल करो बेटा, ठीक है, अलग अलग इनको बांट दो, अलग अलग जाति धर्म के नाम पे इनको बांट दो और फिर इन पर फूट डालो, शासन करो, ये वाला चीज़ थी। इसी चीज़ के लिए वो क्या कर रहे थे, वो कई सारे सांप्रदायिक हथकंडे अपना रहा था जो ब्रिटिश का जो प्रधानमंत्री था रामसे मैकडोनल्ड, ठीक है, उसकी इस चालाकी को गांधी जी जेल में बैठे समझ रहे थे, ठीक है। और गांधी जी जो थे वो क्या कर रहा था, वो एक अलग निर्वाचन प्रणाली ला रहा था, जो लोअर कास्ट थे उनके लिए अलग, जो मुस्लिम थे उनके लिए अलग, और जो बाकी के रिलीजन थे उनके लिए अलग। अब ये अलग अलग निर्वाचन प्रणाली जा रहा था, सेपरेट इलेक्टोरेट लेकर आ रहा था बेटा, सेपरेट इलेक्टोरेट लेकर आ रहा था, जिसके कारण ये होता कि जो एक पर्टिकुलर जो है कम्युनिटी जो है, एक समुदाय जो है, वो ही सिर्फ जो है एक पर्टिकुलर प्लेस से चुनाव लड़ सकती है, अगर वहां पर कोई और है तो वो और कोई चुनाव नहीं लड़ सकता है। तो अब ये एक तरीके से देखिए आप क्या कर रहे हैं, आप जाति और धर्म के नाम पर लोगों को बीच में फूट डालने की कोशिश कर रहे हैं। इस बात को जो है वो गांधी जी समझ रहे थे, ठीक है बेटा। ये जो सेपरेट इलेक्टोरेट वाली मांग थी, इसका समर्थन जो है बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी कर रहे थे, ये जो सेपरेट, लेकिन गांधी जी जो थे इसके विरुद्ध थे, क्योंकि उनको लग रहा था कि इस वजह से ये सेपरेट इलेक्टोरेट और ये जो रिजर्वेशन वगैरह है, इनके कारण जो है वो जो हिंदू हैं या फिर जो बाकी के लोग हैं उनमें और गैप जो है वो बढ़ता चला जाएगा। तो ये अपर कास्ट लोअर कास्ट में गैप बढ़ता चला जाएगा, हिंदू मुस्लिम में ये गैप बढ़ता चला जाएगा इस सेपरेट इलेक्टोरेट और ये रिजर्वेशन वगैरह के चक्कर से। तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर इस चीज का समर्थन कर रहे थे, लेकिन गांधी जी जो है वो इस चीज का विरोध कर रहे थे, और इसी विरोध को वो पुणे के यरवदा जेल में आमरण अनशन पर बैठ गए, आमरण अनशन पर बैठ गए। और फिर इसी अनशन को तोड़ने के लिए बाबा साहब को फिर मजबूरन उनके साथ पुणे पैक्ट करना पड़ा, जिसमें बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जो हैं उन्होंने क्या किया, उन्होंने सेपरेट इलेक्टोरेट की मांग को, सेपरेट इलेक्टोरेट की मांग को खारिज कर दिया। उन्होंने कहा ठीक है सर, आप कोई सेपरेट इलेक्टोरेट नहीं रहेगा, लेकिन फिर आपको भी कुछ बातें माननी पड़ेगी। तो गांधी जी ने भी एक बात मानी, उन्होंने क्या किया कि जो वहां पर प्रांतीय सभाएं थी, जो प्रोविंशियल असेंबली थी उस वक्त भारत में, वहां पर क्या किया, उस प्रोविंशियल असेंबली में जो बाकी लोग थे, जो रिजर्व्ड सीट थी, है ना, जो मतलब कि ऐसे माइनॉरिटीज के लिए जो रिजर्व सीट थी, उस रिजर्व सीट को उन्होंने इंक्रीज कर दिया, ठीक है, इंक्रीज कर दिया। तो प्रोविंशियल असेंबली में जो रिजर्व सीट थी उनकी संख्या को इंक्रीज कर दिया। तो ये बात गांधी जी ने मान ली, और जो अलग निर्वाचन प्रणाली थी उसको खारिज कर दिया गया, ये बात बाबा साहब ने मान ली। और ये था फेमस पुणे पैक्ट जो हुआ 24 सितंबर 1932 को। तो बेटा आज के लिए हम लोग इतना ही रखेंगे। आज जितने भी महत्वपूर्ण पॉइंट हो सकती है मैंने इस वीडियो में आपको सामने लाने की कोशिश की है। फिर भी अगर कोई पॉइंट छूट गया तो आप जरूर एनसीईआरटी पढ़े और हमें बताइएगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को अपने दोस्तों को जरूर शेयर करिएगा, ताकि उनको ये चीज़ों कंसेप्ट जो है वो क्लियर हो सके और किसी बच्चों को फ़ायदा पहुंच सके। और बेटा आपको अगर ऐसे और कोई टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आज के लिए इतना ही रहेगा। थैंक यू सो मच।